कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक बनाया था। आज क्वेश्चन नंबर 21 से, कैपेसिटर चैप्टर है एच.सी. वर्मा बुक से, 21 नंबर। द पार्टिकल P shown in figure, ये फिगर है, has a mass of 10 मिलीग्राम एंड चार्ज ऑफ -0.01 माइक्रोकूलम। एक पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है 10 मिलीग्राम और चार्ज भी दिया हुआ है, m दिया हुआ है और q भी मालूम है, नेगेटिव चार्ज है। ईच प्लेट हैज a surface area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैपेसिटर है, कैपेसिटर के लिए प्लेट का एरिया मालूम है ऑन वन साइड, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया नहीं है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर कहने का मतलब, ये प्लेट का कैपेसिटर के प्लेट का एरिया कहने का मतलब प्लेट के वन फेस का एरिया। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस V should be applied to the combination to hold the particle P in equilibrium। फिगर इसके साथ बनाना जरूरी है। देखिए ये कैपेसिटर का अपर प्लेट, एक और कैपेसिटर है यहाँ पे, और इस तरह से एक सेल कनेक्टेड है। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपसे पूछता है कि इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, V का क्या वैल्यू होना चाहिए, किस चीज़ के लिए। प्लेट का एरिया दिया हुआ है और ये देखिए कि सेपरेशन नहीं मालूम है। प्लेट का कैपेसिटेंस खोज रहे थे इसमें, तो कैपेसिटेंस मालूम नहीं है, कैपेसिटेंस लिखा हुआ नहीं है, उसके वजह से सिर्फ प्लेट का एरिया दिया हुआ है, ना सेपरेशन दिया हुआ है। सॉरी, कैपेसिटेंस है 0.04 माइक्रोफराड, सॉरी, दोनों के लिए C1 और C2 बराबर है 0.04 माइक्रोफराड है और प्लेट का एरिया मालूम है। चलिए ठीक है, अब V का वैल्यू पूछता है। एक पार्टिकल को यहाँ पे बीच में रखना है। इस पार्टिकल पे कैसा चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है। पहले तो ये देखते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ पे रह सकता है कि नहीं रह सकता है। देखिए ऊपर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये प्लेट हायर पोटेंशियल पर होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा। मतलब ये इसलिए खोज रहे थे कि फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, तो इस प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ये देखिए E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज करते हैं। ऐसे दोनों का कैपेसिटेंस बराबर ही है, तो V पोटेंशियल दोनों में आधा आधा कट जाएगा, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा V/2, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है इसलिए। तो फील्ड इज इक्वल टू लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और बटन में प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो प्लेट के बीच का डिस्टेंस मालूम नहीं है, सपोज कर लेते हैं वो डिस्टेंस है D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इज इक्वल टू, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो E इज इक्वल टू हो गया V/2D। ये हो गया V/2D। अब देखिए ये इसका वेट किधर लगेगा, मास चूंकि दिया हुआ था तो इस पार्टिकल का वेट किधर लगेगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो हाँ, ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। मतलब इस चार्ज पार्टिकल के बारे में देखिए तो इसका वेट नीचे लगा mg और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा F = Q × E। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। हमसे पूछा गया था V के बारे में, तो इस इक्वेशन से अब आगे बढ़ें। QE = M × G। Q तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए ये लिख दें, QE के जगह पे लिख दें V/2D एंड दिस इज इक्वल टू M × G। V निकालना है तो V का वैल्यू हो गया 2D × mg/q। और एक देखिए D मालूम नहीं है, तो इसके लिए ये करेंगे कि कैपेसिटेंस दिया हुआ है, C का वैल्यू हमको मालूम है, तो उससे हम लोग D निकाल लेंगे। C = ε0A/d, C = ε0A/d। तो इससे हम लोग D का वैल्यू देख लेंगे, D = ε0A/c। तो यहाँ पे D का वैल्यू पुट कर देते हैं। ε0 जानते हैं, एरिया दिया हुआ है, यूनिट पे ध्यान दे लीजिएगा। C का वैल्यू दिया हुआ है 0.04 माइक्रोफराड, तो V का वैल्यू हो जाएगा ये V = 2D
डी के जगह पे ये पुट करें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई सी इंटू एम इंटू जी बाई क्यू। अब सारा टर्म इसमें नोन है, इससे v का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दो बात का यूज हुआ, क्या क्या? एक तो यूज हुआ कि सीरीज ग्रुपिंग में दो कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम था और इसको v वोल्ट के बैटरी से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आधा आधा बढ़ जाएगा। तो ये एक के लिए पोटेंशियल v/2 लिए, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन पोटेंशियल v/2 ही होगा। और दूसरा बात कि प्लेट्स इस तरह से रखा हुआ था तो फील्ड का डायरेक्शन नीचे था, पार्टिकल का वेट नीचे लगा mg और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगा, फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगा क्योंकि चार्ज कैसा था तो नेगेटिव चार्ज था। तो mg = qe करके ये क्वेश्चन हम लोग बनाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में both the capacitors shown in figure are made of square plate of edge A. The separation between the plates of the capacitors are d1 d2। अच्छा, ये स्क्वायर प्लेट से बना हुआ है, इसका एज A है और इसका कैपेसिटर प्लेट्स का सेपरेशन है d1 d2। तो इससे हम लोग दोनों कैपेसिटर के लिए पहले कैपेसिटेंस लिखते हैं 22। तो एक कैपेसिटर के लिए एरिया लिखते हैं कितना, तो प्लेट एज A है तो एरिया हो गया A² और सेपरेशन d1 d2 है तो कैपेसिटेंस लिखते हैं C1 = एप्सिलॉन नॉट A बाई d1। A की जगह पे A² पुट कर देंगे जब जरूरत होगा तो, और C2 दूसरे का कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई d2 एज शोन इन फिगर। अब फिगर के लिए नेक्स्ट पेज में देखिए, फिगर में दो कैपेसिटर है और दोनों सीरीज कनेक्टेड है इस तरह से, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट और फिर दूसरा कैपेसिटर है इस तरह से, ऐसा। A potential difference V is applied between the points A and B। इधर A है और यहाँ पे सेकंड प्लेट के पास यहाँ पे B पॉइंट है। An electron is projected between the plates of the upper capacitor along the central line। इस सेंट्रल लाइन के along अपर प्लेट कैपेसिटर के अपर प्लेट के सेंट्रल लाइन के along एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये। With what beam speed should the electron be projected so that it does not collide with any plate। कितना स्पीड से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कीजिए कि ये इसको हिट ना करे, ना अपर प्लेट को ना लोअर प्लेट को। प्लेट का लेंथ है A। देखिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए हैं आप, तो इससे होगा कि इस प्लेट के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, इसको V1 बोलते हैं, और दूसरे प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये V2 है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के बनने से प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अगर A को आप हायर पोटेंशियल मान लें तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल प्लस, और मतलब इसका हायर पोटेंशियल इसका लोअर पोटेंशियल, फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। आप इसको इधर प्रोजेक्ट करिए हैं, सपोज कीजिए ना कि u स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐसे मुड़ना चाहिए ऊपर की तरफ, और ये कम से कम यहाँ पर ये इसको प्लेट से बाहर निकलना चाहिए, और आगे भी जा सकता है, और ज्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आगे जाएगा। तो मिनिमम स्पीड के लिए कम से कम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए। तो यही u स्पीड के बारे में पूछता है। तो पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि V1 का वैल्यू कितना होगा, इस पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, जिससे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो यहाँ देखिए कि अगर दो कैपेसिटर C1 और C2 कैपेसिटेंस जिसका है, अगर इसको V पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं तो किसी एक कैपेसिटर के क्रॉस, मतलब C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखते हैं V1 = C2 बाई C1 + C2 इंटू टोटल पोटेंशियल V। इससे हम V1 निकाल लेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर C2 बाई C1 + C2 करते हैं तो ये लिखें कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 बाई दोनों का सम है तो एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/d1
प्लस 1/d2 इंटू v। इप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया यहाँ से, तो v1 का वैल्यू हो गया v1 इज इक्वल टू हो गया, देखिए d2 भी नीचे आ गया, तो 1/d2 और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए d1 d2, तो ये हो गया d2 प्लस d1 इंटू v, एक d2 कैंसिल हो गया, d1 ऊपर चला गया, तो v1 का वैल्यू हो गया कितना d1/d1 प्लस d2 इंटू टोटल पोटेंशियल v। ये v1 का वैल्यू हो गया। v पोटेंशियल a और b के बीच में v पोटेंशियल लगाने से ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया v1 और v1 का वैल्यू ये आया। इससे हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो ऊपर वाले प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बटा दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है कितना d1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया v/d1, तो v1 में से v1 में बाई d1 कर दें तो ये d1 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा v/d1 प्लस d2। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। अब ये जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज लिखेंगे E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो ये v/d1 प्लस d2। इस फील्ड से क्या हुआ, इस फील्ड से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, और इस फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना लिखें, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू ev, ये फोर्स लिख रहे हैं ev/d1 प्लस d2 इंटू me। अब काम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का है, जो ग्रेविटी में हम लोग पढ़े थे कि h हाइट से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इस तरह से ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, तो इसका x डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और नीचे आने में जो टाइम लगता है वो पहले t निकाल लेते हैं, x निकालने के लिए फिर u इंटू t करते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि इस इलेक्ट्रॉन को पहले हम यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, सॉरी ये y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल प्लेट का दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है d1, और लिखा हुआ क्वेश्चन में कि सेंट्रल लाइन से इसको आप प्रोजेक्ट किए हैं, तो इतना डिस्टेंस मतलब d1/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, पहले वो टाइम निकाल लें, और उसके बाद फिर ये डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना है, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू u इंटू टी कर देंगे। क्या कह रहे हैं जरा सा ये बात आप समझ रहे होंगे, नहीं तो थोड़ा सा और क्लियर कर दें। देखिए ये दोनों प्लेट्स हुआ, इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से प्रोजेक्ट किए, लिखा हुआ है सेंट्रल लाइन ऑफ दी प्लेट्स, मतलब टोटल डिस्टेंस d1, तो ये डिस्टेंस d1/2। अब इलेक्ट्रॉन पर फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस पर ऊपर फोर्स लग रहा है, आप प्रोजेक्ट किए हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ेगा और इधर जाएगा, तो d1/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा पहले वो निकाल लें, तो s = ut + ½ at² लगा दें, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिख दें d1/2 = u 0 है क्योंकि y डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट नहीं किए हैं, तो हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे ये टर्म पुट कर दें f × t², इससे हाफ कैंसिल हो गया, t का वैल्यू निकल गया, तो t का वैल्यू निकल गया d1/एक्सेलरेशन का √। अब कुछ नहीं, अब x डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये दिया हुआ है कि इसका साइड लेंथ कितना है, प्लेट का लेंथ कितना है, तो a है, तो a डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो x = u × t लिख दें, और x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो a, और कितना स्पीड से प्रोजेक्ट किए, तो यही आपसे पूछा गया है, तो यही मिनिमम स्पीड, मिनिमम का मतलब यहाँ समझे आप कि कम से कम स्पीड से इसको यहाँ पे बाहर निकलना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा स्पीड का मतलब तो और तो कहीं भी जाएगा तो प्लेट से नहीं टकराएगा, तो कम से कम स्पीड के लिए यही लिखें कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हुआ, तो वो x हुआ, x की जगह पे कितना लिखें, तो a लिखें, और इनटू t की जगह पे क्या लिखना है, तो √d1/एक्सेलरेशन। चलिए तो u मिनिमम हो गया, u मिनिमम = a और √f/d1 कर दें, तो ये हो गया a क्या था, तो a था प्लेट का साइड लेंथ, तो ये तो ठीक है, क्वेश्चन में ये नॉन टर्म दिया हुआ है,
एक्सेलरेशन हम लोग निकाले हैं, एक्सेलरेशन की जगह पे पुट कर दें ई भी बाई d1 प्लस d2 इंटू एम ई, और बटा में ये तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट हो गया, और इंटू d1 तो ये हुआ इसका मिनिमम स्पीड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड तो दोनों के लिए सेम ही हो गया। क्वेश्चन नंबर है इसका 23। देखते हैं, देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट बना लिए, M है और ये N है। अब करना ये है कि इसमें इस दोनों प्लेट के बीच में, तो इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिए, तो सपोज कर लीजिए ना कि M हायर पोटेंशियल पर है और N लोअर पोटेंशियल पर है, जिससे फील्ड का डायरेक्शन M to N है, और वो फील्ड कितना है तो सपोज कर लेते हैं फील्ड E है। हालांकि फील्ड के बारे में ये लिखा हुआ नहीं है, तो फाइनल आंसर में हमारा E नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और प्लेट्स का सेपरेशन कितना है, तो ये D दिया हुआ है, D का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। अब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर को रिलीज किए हैं, तो आपसे पूछता है निगेटिव प्लेट से वो डिस्टेंस कितना होगा। तो ठीक है, सपोज कर लेते हैं निगेटिव प्लेट से x डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिलीज किया था। अब है कि इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा और प्रोटॉन किधर चलेगा, तो ये हायर पोटेंशियल का प्लेट है, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा और प्रोटॉन इधर चलेगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो प्रोटॉन इधर चलेगा। ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए कि हम लोग x सपोज किए हैं कि ये डिस्टेंस x है, यही वैल्यू हम लोग निकालेंगे। और तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, तो ये डिस्टेंस 2 - x सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 2 - x सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ही है, अभी चेंज नहीं किए हैं। अच्छा, इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं लिखते हैं, लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन सपोज करते हैं कि ग्रेविटी का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। तो चलिए कि ये यहाँ तक जितना टाइम में पहुंचेगा उतना ही टाइम में ये यहाँ तक पहुंचेगा, ये बात क्वेश्चन में मेंशन है। ये लिखा हुआ है कि इट इज फाउंड दैट द प्रोटॉन रीचेस द नेगेटिव प्लेट एट द सेम टाइम एज द इलेक्ट्रॉन रीचेस। ठीक है, तो प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ जाने में x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम लिखते हैं, या सपोज कर लेते हैं वो टाइम t है, और उतना ही टाइम में इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ चला आया, तो प्रोटॉन जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो x है। x इज इक्वल टू, इनिशियली दोनों रेस्ट में था, तो ut प्लस हाफ ut स्क्वायर लगा रहे हैं, तो u 0 ही हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन लिखने के लिए फोर्स बाय मास लिखेंगे, तो फोर्स हो गया QE बाई m, ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, इनटू t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये x डिस्टेंस लिए थे किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, और यही हमको निकालना भी था। चलिए अब इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 2 - x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसके लिए डिस्टेंस 2 - x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन के लिए फोर्स बाय मास करेंगे, फोर्स कितना, तो फोर्स q इंटू e बाई, यहाँ देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इंटू t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम E मालूम नहीं है हमको, ME MP लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन तो नॉन टर्म है, T मालूम नहीं है, T सेम है ये मालूम है, सिर्फ X को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ देखिए LHS में हो गया 2 - x बाई x इज इक्वल टू हाफ कैंसिल हो गया, QET स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया बटा में ME और उधर हो गया MP। अब x निकाल लेना, कोई बड़ा बात नहीं है, x तो निकल जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये हो गया ME इंटू MP, ME इंटू 2 - x, या सबसे बेहतर तो ये होगा सॉल्व करने में कि 2/x कर लें, 2/x माइनस x/x इज इक्वल टू, अब सॉल्व करना है जैसे जिनको अच्छा लगे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। x/x 1 हो गया, तो 2/x, देन 2/x इज इक्वल टू MP/ME प्लस 1, देन x इज इक्वल टू, देखिए आंसर ये लिखेंगे, x इज इक्वल टू, x इधर चला जाएगा, ME ऊपर चला जाएगा,
ME बाई ME प्लस MP इंटू 2। ध्यान दीजिए, ये तो मास है, ये कैंसिल टर्म हो जाएगा, 2 था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे ये 2 ये जो आंसर आएगा हमारा वो सेंटीमीटर में ही रह जाएगा। वैल्यू पुट कर लिए ME MP का, तो ये वैल्यू निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। Convince yourself that parts A, B, C of figure are identical. Find the capacitance between the points A and B of the assembly. पहले किसी 3 पार्ट है, बोलता है कि तीनों देखिए कि तीनों क्वेश्चन आप समझिए कि तीनों क्वेश्चन एक ही है, एक ही जैसा है, मन सेम क्वेश्चन है, और यहाँ तक कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी सब में सेम है, कैपेसिटेंस सेम है। आपसे बोलता है कि A और B पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालिए। पहले किसी एक क्वेश्चन का हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद ये शो करेंगे कि तीनों फिगर कैसे एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 24। नंबर क्वेश्चन में का ए पार्ट, 24 का ए, 3 सवाल है इसमें। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कैपेसिटर यूज किए हैं, 1 2 3 5 और 6। देखिए बना रहे हैं, ये है एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा, ये चौथा कैपेसिटर, और एक बीच में लगा हुआ है। ये बीच वाला नहीं रहता तब तो ये दोनों सीरीज हो जाता, ये दोनों सीरीज हो जाता, आपस में पैरेलल हो जाता, तो काम हमारा खत्म हो जाता यहीं पे। अब है बीच में तो है, बनाएंगे इसको A और B, वैल्यू पुट कर दें, यहाँ का कैपेसिटेंस लिख दें, सबका वैल्यू 1 माइक्रोफराड, ये है 2 माइक्रोफराड, ये है 3 माइक्रोफराड, और ये 6 माइक्रोफराड, और ये 5 माइक्रोफराड है। 5 कैपेसिटर्स हैं। ए और बी के अक्रॉस हमसे बोलता है कैपेसिटेंस निकालिए, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए ऑब्वियस है कि सबसे पहले हम लोग सीरीज पैरेलल खोजते हैं कि सीरीज है कि पैरेलल है, कैसा ग्रुपिंग है। आइए देखते हैं कि सीरीज में ये 1 माइक्रोफराड, अगर ये बीच वाला नहीं रहता तब तो ये दोनों सीरीज ग्रुपिंग हो जाता, लेकिन इसके बीच के कनेक्शन निकल जाने से ये बोल रहे हैं कि ये और ये अगर सिर्फ ऊपर वाला रहता तब तो सीरीज ग्रुपिंग हो जाता, लेकिन यहाँ बीच से कनेक्शन निकल जाने से इसका सीरीज खत्म हो गया। अब पैरेलल देखते हैं, तो पैरेलल तब हो जाता जब ये सिर्फ इससे ऐसे कनेक्टेड रहता, तब ये दोनों पैरेलल हो जाता। इस पॉइंट से ऐसे बोलते हैं कि दोनों पैरेलल है, लेकिन यहाँ तो बीच में और एक कैपेसिटर है, तो ना ये सीरीज है ना ये पैरेलल है, तो सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग दोनों में से किसी पे ये नहीं बैठता है। इस क्वेश्चन में एक नया चीज क्या है वो देखिए कि इस तरह के 5 कैपेसिटर्स को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। करंट में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कैसे करना है आपको वो देखिए। 1 2 3 4 और ये 4 और ये बीच में एक लगा दें 5। देखिए अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो तो ये और ये पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होता है, और सेम पोटेंशियल पे पॉइंट्स होने से इस कैपेसिटर के लिए कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है, मतलब ये कैपेसिटर यूजलेस हो जाता है। क्या बोले फिर से सुनिए कि 5 कैपेसिटर का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो, और देखिए एंड्स कौन है तो ये A है और ये B हो, अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिखे कि C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो, तो ये बीच वाला कैपेसिटर यूजलेस हो जाता है, इस पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाता है। तो आप इस बीच वाले को इसको बोलते हैं 5th कैपेसिटर को आप यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ भी वही सिचुएशन है, 1 माइक्रोफराड बाई 2 माइक्रोफराड मतलब रेशियो 1/2 हो गया, और यहाँ 3 माइक्रोफराड बाई 6 माइक्रोफराड मतलब रेशियो 1/2 हो गया। 1/2 is equal to 3/6. Then this 5 microfarad capacitor cannot store charge as these points are at same potential, and this 5 microfarad capacitor can be removed. अब इसके बाद पहले जैसा हो गया, ये दोनों सीरीज और आपस में पैरेलल ग्रुपिंग हो गया।
तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए दो कैपेसिटर रहेगा, तो सीधा जल्दी फार्मूला लगाने में यही करना है, दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम, मतलब हो गया ये 1 × 3 / 1 + 3 मतलब 3/4 माइक्रोफराड। और यहाँ हो गया 2 और 6 के लिए 2 × 6 / 2 + 6 12/8 3/2 माइक्रोफराड। तो ये हो गया 3/4 और यहाँ हो गया 3/2 एंड बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 3/4 + 3/2, ये दोनों पैरेलल है तो C1 + C2 कर दिए, दिस इज 3/4 + 3/2 माइक्रोफराड। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आइए बी और सी पार्ट को देखते हैं वो कैसे फर्स्ट पार्ट के जैसा है। तो इसमें एक नया बात सीखें कि अगर 5 कैपेसिटर ऐसा लगा रहेगा कि C1/C2 = C3/C4 हो, तो बीच वाले कैपेसिटर को आप वहां से हटा लेंगे। इसका बी फिगर देखिए, बी फिगर इस तरह से है, ऐसे ऐसे इस तरह से, इस चारों आर्म में एक एक कैपेसिटर है। ए देखिए यहाँ है और यहाँ बी है, यहाँ पे वैल्यू है कैपेसिटर का 1 माइक्रोफराड और यहाँ पे है 2 माइक्रोफराड, यहाँ पे है 3 माइक्रोफराड और यहाँ पे है 6 माइक्रोफराड। वैल्यूज तो सबका सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम ही है, और बीच में कैपेसिटर नहीं है, ये ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर ही है वो, इसका वैल्यू है 5 माइक्रोफराड। पहला बात तो ये देखिए कि इस 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर को इसी दोनों पॉइंट्स के बीच में जोड़ा गया है, इसके और इसके बीच में। ये सिर्फ ये कनेक्टिंग लीड्स जो है इसका लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इस 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर को डायरेक्ट हम लोग इस दोनों पॉइंट के बीच में सोल्डिंग कर लें, तो इस कॉम्बिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर जो बाहर रखे थे उसको यहाँ लगा दें, 5 माइक्रोफराड। इस फिगर को फिर से रीड्रॉ करते हैं, तो रीड्रॉ करने में क्या करना है वो देखिए, ये ए जब सीख जाएंगे आप तो देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ ये तो वैसा ही बनना है। देखिए ए है और यहाँ बी है, ए से बी ड्रॉ करने के लिए हम ऊपर वाले आर्म में 1 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड दो लगा दें, 1 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड लगा दिए, 1 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड। इसके बीच से कैपेसिटर निकालना है, ये ध्यान में रखना चाहिए, 5 माइक्रोफराड वाला। और देखिए लोअर आर्म में एक 2 माइक्रोफराड और एक 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगा देंगे, 2 माइक्रोफराड और 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगा देंगे। और यहाँ से ये जो बीच 5 माइक्रोफराड का दूसरा प्लेट था वो इससे कनेक्ट कर दी। देखिए पहले जैसा क्वेश्चन हो गया 1/2 = 3/6, देन दिस कैपेसिटर इज यूजलेस, ऊपर वाला दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये आपस में पैरेलल में। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, ए जैसा ही सेम सवाल हो गया। अब आइए तीसरा सी पार्ट इसका देखते हैं, 24 का सी। सी में एक लाइन में 3 कैपेसिटर है, 2, 5 और 3 माइक्रोफराड, 2, 5 और 3। जैसा क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, इसी तरह का क्वेश्चंस आपको करंट चैप्टर में भी मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में। उसमें सिर्फ कैपेसिटर के बदले रेजिस्टेंस रहेगा और सीरीज पैरेलल उसमें भी यूज कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं, ये 2 माइक्रोफराड है, ये 5 माइक्रोफराड है और तीसरा है 3 माइक्रोफराड। 3 कैपेसिटर तो ये हो गया सीधे, एक कैपेसिटर इसके ऊपर लगा हुआ है 1 माइक्रोफराड का, सॉरी फिगर गलती हो गया, ये यहाँ कनेक्टेड है 5 माइक्रोफराड के बाद में, ये ऊपर है 1 माइक्रोफराड और एक बीच से कनेक्शन निकला है, ये यहाँ कनेक्टेड है, इसका वैल्यू है 6 माइक्रोफराड, ये है 6 माइक्रोफराड, ये ए है और ये बी है। बोल रहे थे कि करंट में भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कैपेसिटर के बदले रेजिस्टेंस लगा रहेगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको कहेगा। देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए एक ध्यान रखिएगा तरीका कैसे बनाते हैं। जहां जहां पे आप जंक्शन देख रहे हैं, जैसे जहां 2 वायर जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, वो इस तरह से 1 2 3 एंड एक यहाँ पे
चार जगह ऐसा है, इसका नंबर दे देते हैं 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। अब इस फिगर को रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करने के लिए देखिए 1 नंबर पॉइंट ए के पास है। देखिए रीड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ 2 दें, अल्टरनेट ड्रॉ करें 1 2, यहाँ इसके नीचे 3 और यहाँ पे फिर 4। 1 देखिए ऐसे ड्रॉ किए 1 2 3 4। अगर आगे रहता कभी तो आगे भी बढ़ सकते थे ऐसे। अब इसके बाद यहाँ जैसे जैसे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है वैसे ही इस फिगर में इस पॉइंट्स के बीच में उसको कनेक्ट करें। जैसे पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में 2 माइक्रोफराड है, तो 1 और 2 पॉइंट के बीच में हम लोग 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 एंड 3 के बीच में 5 माइक्रोफराड है, पॉइंट नंबर 2 और 3 के बीच में 5 माइक्रोफराड है, कनेक्ट कर दिए 5 माइक्रोफराड। पॉइंट नंबर 3 और 4 के बीच में 3 माइक्रोफराड है, 3 और 4 के बीच में 3 माइक्रोफराड है, लगा दिए 3 माइक्रोफराड। अब यहाँ देखिए ऊपर वाला पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 के बीच में 1 माइक्रोफराड है, 1 और 3 के बीच में लगा दें 1 माइक्रोफराड को 1 माइक्रोफराड। और नीचे वाला की देखिए पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 के बीच में ये 6 माइक्रोफराड है, 2 और 4 के बीच में 6 माइक्रोफराड है। ये तो पहले जैसा ही फिगर हो गया। देखिए तो 2/1 इज इक्वल टू 6/3 है। इस फिगर को फिर से बना सकते हैं ऐसे बी। देखिए तो जो सिंपल फिगर दिखता है ये ए था, ए से बी के बीच में ऊपर से ड्रॉ करने के लिए 2 और 6 माइक्रोफराड का 2 कैपेसिटर बना दिए, 2 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड। यहाँ जाइए बी पे, ये 2 है और ये 6 है। ये देखिए ऊपर वाला दोनों ड्रॉ कर लिए, बीच से एक 5 माइक्रोफराड लेंगे, यहाँ देखिए 5 माइक्रोफराड, और लोअर आर्म में 1 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड, ये 1 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड। अब देखिए 2/1 इज इक्वल टू 6/3। रेशियो देखिए कि 2 माइक्रोफराड बाई 1 माइक्रोफराड इज इक्वल टू 6 माइक्रोफराड बाई 3 माइक्रोफराड। ये बोल रहे हैं 2 माइक्रोफराड बाई 1 माइक्रोफराड इज इक्वल टू 6 माइक्रोफराड बाई 3 माइक्रोफराड। तो ये बैलेंस ब्रिज हो गया। तो ये रेशियो B2 और ये रेशियो B2, तो ये बीच वाला यूजलेस हो गया। अब ऊपर वाला दोनों कैपेसिटर सीरीज में, ये दोनों बीच वाला को हटा लेंगे तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये आपस में पैरेलल में, जैसे कि इसके पहले बनाए थे। सिर्फ ए और बी बनाने में और सी बनाने में यही हुआ कि उसमें 1 और 3 ऊपर था, 2 और 6 नीचे था, बाकी सेम टू सेम बात ही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का ए बी सी और तीनों क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ ये 5 कैपेसिटर का यूज हुआ और पांचों कैपेसिटर को जो लगाने का प्रोसेस था, मतलब लगाने का जो यहाँ पे फिगर बनाया गया था, वो फिगर तीनों के लिए अलग अलग था। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में देखते हैं। इसमें थोड़ा सा लंबा लंबा सवाल है, मतलब एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट हो गया, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA